जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है, एक तो वो वैलिड ट्रैकिंग रेट है और सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। अब सबसे पहले हम वीटीआर को डिस्कस करेंगे, वैलिड ट्रैकिंग रेट। तो ये मतलब जो रनिंग अकाउंट्स होते हैं उसमें वीटीआर का इशू आता है यूजुअली, लेकिन इस अकाउंट में आप देख रही हैं कि 100% जो है वो इसकी वीटीआर है। लेकिन मैं एक और अकाउंट भी दिखाऊंगी, उसमें थोड़ा बहुत माइनर शायद इशू आया होगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि अकाउंट एक्टिव है, यहाँ पर कोई डीएक्टिवेशन का कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, अकाउंट रनिंग कंडीशन में है और सही अकाउंट चल रहा है। अब इसमें मैं आपको दिखाती चलूँ कि परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एफबीएम यानी सेलर फुलफिल्ड के लिए वैलिड ट्रैकिंग होती है। अब क्योंकि ड्रॉप शिप वाला सीन तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग प्योरली एफबीएम कर रहे होते हैं अकाउंट पर, यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक शिप कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की फॉर्म में करें, यानी कि कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदी है उसको 3PL देकर और कस्टमर तक हम शिप कर रहे होते हैं। और सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम होलसेल वगैरह करें लेकिन अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करें, उसमें भी ऑब्वियसली 3PL भी होगी और कस्टमर तक प्रोडक्ट भी हमारी वैलिड ट्रैकिंग के थ्रू ही जाएगी, जिसकी वजह से ट्रैकिंग का इशू नाउ डेज रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि अब जो भी सेलर करता है वो प्योरली अपने वेयर हाउस से करता है और उसे एग्जैक्ट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वो एंटर कर रहा होता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कैरियर सर्विस की तरफ से चेंज हो जाती है या वो अपडेट कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में हमें ट्रैकिंग अपडेट करने की जरूरत होती है। और अगर हम किसी भी XYZ रीजन की वजह से ट्रैकिंग को अपडेट ना कर सकें, तो ये ट्रैकिंग रेट जो है वो मतलब वो चेंज हो जाता है, मतलब उसको इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो टारगेट है वो 95% से अबव हमारे वैलिड ट्रैकिंग रेट होना चाहिए। अब ये ट्रैकिंग होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूं। देखिए, जब हम मैनेज ऑर्डर्स पर जाते हैं और ऑर्डर्स को हम अगर अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे होते हैं, जैसे ये एक अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, 29 अनशिप ऑर्डर है, इसमें से फर्स्ट ऑर्डर को ही हम ओपन कर लेते हैं। तो हमें इस ऑर्डर को कंफर्म करना है बिटवीन 7 to 8 नवंबर, ठीक है। और इसकी जो शिपिंग है उसको कंफर्मेशन हमने यहाँ से करनी है। अब जब हम कंफर्म शिपिंग पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है कि हम किस कैरियर सर्विस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को जो है वो भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यूपीएस के थ्रू भेज रहे हैं, तो यूपीएस की कौन सी सर्विस है, अगर ये भी गलत सिलेक्ट हो जाए तो ट्रैकिंग वर्क नहीं करती कस्टमर के पास, जिसकी वजह से ट्रैकिंग इनवैलिड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भेज रहे हैं सेकेंड डे एयर के थ्रू और हम सिलेक्ट कर देते हैं ग्राउंड बाय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डाल के इसको कंफर्म कर देते हैं। अब ये ट्रैकिंग जब अमेजोन चेक करेगा या कस्टमर चेक करेगा, तो हो सकता है कि वो ट्रैकिंग इनवैलिड कंसीडर हो, उसमें कस्टमर को कुछ शो ना हो रहा हो कि उसका पार्सल कहाँ पर है। तो ट्रैकेबल अगर आईडी हम या ट्रैकिंग नंबर इसमें एंटर नहीं करते अगर, तो ट्रैकिंग रेट जो है वो इफेक्ट होता है। और समटाइम ये होता है कि हम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस, लेट से फॉर एग्जांपल ये अगर ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मैं यहाँ पर जब इसको पेस्ट करूंगी तो लेट से मेरे से एक स्पेस एक्स्ट्रा इस तरह से हो गई है। अब जब वो इसको कॉपी पेस्ट करेगा तो वो स्पेस इसमें इंक्लूड हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रैकिंग आईडी है वो इनवैलिड हो जाएगी। और समटाइम ये होता है कि जल्दी में जब हम कर रहे होते हैं कुछ डिजिट जो है वो मिस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 मिस हो गया, अब ये ट्रैकिंग इनवैलिड हो जाएगी। समटाइम ये होता है शुरू में स्पेस हमसे एक्स्ट्रा दी जाती है, उसकी वजह से भी ट्रैकिंग इनवैलिड जो है वो कंसीडर हो रही होती है। मतलब काफी सारे सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग इनवैलिड कंसीडर की जाती है या हो जाती है, बाय चांस हो जाती है, उसमें हमारा फॉल्ट ना भी हो तो हो जाती है। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है कि जब भी हमारे अकाउंट पर ट्रैकिंग का अगर इशू कोई भी रेज होता है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि वीटीआर जो है उसके हाई होने की रीजन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जब मैं जाती हूँ, तो वीटीआर पे हम जाकर जब क्लिक करते हैं इस तरह से,
तो इसका टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 95% से अबव होना चाहिए, और जितने भी पैकेजेस हैं उनकी ट्रैकिंग वैलिड होनी चाहिए, और विद इन 30 डेज उसकी जो टोटल, मतलब जितने भी हमने पैकेजेस डिलीवर किए हैं उनकी ट्रैकिंग नंबर जो है, उसमें से कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसकी ट्रैकिंग वैलिड है। और बाकी जो वीटीआर है वो सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर रेप्लीकेबल होती है। और अमेज़न का कस्टमर, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पार्सल को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देखने के लिए, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए वो ट्रैकिंग नंबर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उसे वैलिड ट्रैकिंग नहीं मिलेगी तो वो बार-बार क्वेश्चन रेज़ करेगा, हेल्प में आकर आपसे क्वेश्चन करेगा, तो वो ऑब्वियसली एक आपकी कस्टमर सर्विस को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। सो इस वजह से अमेज़न बड़ा सीरियसली लेता है वीटीआर को। जब शुरू-शुरू में लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, यानी कि आज से 3-4 साल पहले, तो उस टाइम पर जब अकाउंट्स को अमेज़न ने, ये कोविड के पास-पास जब सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग लगना स्टार्ट हुई अकाउंट्स के ऊपर, तो सबसे पहले अमेज़न ने ट्रैकिंग से पकड़ना शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग को। क्योंकि जो ट्रैकिंग है वो हमें बताती है कि हमारे जो पार्सल है वो किस जगह से शिप हो रहा है और कहाँ जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है वो तो कस्टमर का एड्रेस है, लेकिन कहाँ से शिप हो रहा है वो वेयर हाउसेस से पकड़ लेता था कि सैम्स क्लब का वेयर हाउस है जहाँ से प्रोडक्ट जा रही है, या वॉलमार्ट का एड्रेस है जहाँ से जा रही है। तो उसको यहाँ से पता चलना स्टार्ट हुआ था। उसने सबसे पहले ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो सेलर्स को पकड़ना शुरू किया था जो लोग ड्रॉप शिप कर रहे थे। और सम टाइम फिर लोग ये करते थे कि ओरिजिनल ट्रैकिंग की बजाय फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल करते थे। जैसे कुछ ऐप्स हैं, गेट मोर ट्रैक्स हो गया, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ से लोग पेड ट्रैकिंग्स ले लेते थे। और वो ट्रैकिंग बेसिकली इनवैलिड ही होती थी एक तरह से, कि भाई सिर्फ एक ट्रैकिंग ये कह रही होती थी पार्सल शिप हो गया, लेकिन प्रोडक्ट आपको कल मिल रहा है, या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर आज हो गया है, ट्रैकिंग अभी भी कह रही है कि ऑन द वे है। तो ये वाले इश्यूज आते थे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ड्रॉप शिप करते हुए पकड़ना अमेज़न ने इस तरह से स्टार्ट किया था इसको। तो वैलिड ट्रैकिंग रेट जिस भी अकाउंट का प्रॉब्लमैटिक होता है उसमें अमेज़न पहले तो आपको फ्लैग भेजता है, रेस्ट्रिक्शन भेजता है, सस्पेंशन भेजता है कि भई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाना है। वीटीआर को मैनेज करें, वीटीआर देखें क्यों हो रहा है, आपका मतलब डाउन क्यों हो रहा है। तो वीटीआर अगर 95% से नीचे होगा किसी भी कैटेगरी में, तो पहले अमेज़न कैटेगरी रेस्ट्रिक्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर शो हो रहा है। कि ड्रग स्टोर की जो कैटेगरी है उसमें 100% है, क्योंकि 13 ऑर्डर्स को अमेज़न ने ट्रैक किया है और 13 आउट ऑफ 13 ही ट्रैकेबल है। ग्रोसरी जो है वो 100% है, ब्यूटी 100% है। लेकिन लेट्स से अगर ग्रोसरी की जो आइटम है उसमें अगर ट्रैकिंग का इशू रेज होना स्टार्ट हुआ है और ये 70-80% पे चली गई है लेट्स से, या बिलो 95% चली गई है, तो इसमें अमेज़न किसी एक खास कैटेगरी को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो इस कैटेगरी को आपके अकाउंट के लिए गेटेड कर देगा। वो कहेगा कि आप ग्रोसरी ना बेचें, ठीक है? उसकी कोई भी लिस्ट आप प्रोडक्ट की करना चाहेंगे, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी लिस्टिंग को क्रिएट करो। तो इसका मतलब ये है कि नॉन एफबीए के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी उस कैटेगरी पर, लेकिन एफबीए पर आप उस कैटेगरी को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये वैलिड ट्रैकिंग है। अच्छा, अब जब ट्रैकिंग का इशू अगर अकाउंट पर आ रहा है, तो ट्रैकिंग सम टाइम इस तरह से होता है कि कुछ पार्सल्स ऐसे होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रैकेबल होती नहीं है। तो उसके लिए वो शिपमेंट जो है वो ट्रैकिंग एग्जाम्पशन होती है उनके ऊपर। तो आपको फिर अमेज़न को केस लॉग ओपन करके बताना पड़ता है कि ये जो ट्रैकिंग्स हैं, ये ट्रैकिंग इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी जो फ्ला आइटम है वो ट्रैकेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो जैसे हैवी बल्की आइटम्स होती हैं, जैसे टेबल्स हैं, बेड है, मतलब हैवी बल्की आइटम्स जितनी भी होंगी वो सब की सब उसमें ट्रैकिंग एग्जाम्पशन होती है। उसमें कोई भी कैरियर जो है वो आपको मतलब नहीं देती, शिपमेंट की ट्रैकिंग नहीं देती। तो कहने का मकसद ये है
कि अगर आप हैवी बल्कि आइटम सेल कर रहे हैं और उसमें उसकी वजह से आपका ट्रैकिंग रेट कम या ज्यादा हो रहा है, तो अमेजोन को केस लॉग ओपन करके आप उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल वगैरह बताओगे कि ये हैवी बल्कि आइटम है, ये कैरियर जो है इसकी ट्रैकिंग नहीं देता। फिर कुछ स्मॉल एंड लाइट आइटम्स होती हैं जिनकी प्राइस जो है वो लेस देन $10 होती है, जिसमें शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड है, और वो यूएसपीएस स्टैंडर्ड मेल इनवेलप के थ्रू अगर जा रही हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी वो उन पे ट्रैकिंग नहीं मिलती। इनवेलप जो होता है उसकी ट्रैकिंग नहीं होती। फिर इंटरनेशनल शिपमेंट जितनी भी होती हैं जो चाइना से मतलब डिलीवर हो रही है और प्रोडक्ट इतनी छोटी है, उसकी प्राइस ही लेस देन $5 है, उसमें शिपिंग चार्जेस भी हैं अगर, तो वो भी टैक्स उसमें एग्जाम्पशन होती है ट्रैकिंग की। इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल शिपमेंट है जो कि यूएस या चाइना से आउटसाइड जा रही होती हैं, वो सब के ऊपर ट्रैकिंग एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि कैरियर सर्विस वहां पर चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आपको मैं इस तरह से इसकी एग्जांपल दूं कि अगर यूएस से उसने यूके में जाना है, तो पहले यूएस के कैरियर के पास होगी, फिर कस्टम क्लियर होगा, फिर उसके बाद वो यूके की कैरियर सर्विस के पास चली जाएगी। तो मतलब कैरियर सर्विसेज की जहां पर स्विचिंग होती है, वहां पर जो ट्रैकिंग्स होती हैं वो नहीं मिलती। इसके अलावा जितने भी डिजिटल ऑर्डर्स हैं जो कि फिजिकली शिप नहीं होते, जैसे ऑडियो बुक्स हैं या डिजिटल सीडीज डीवीडीज या कुछ इस टाइप की जो जो भी चीजें हैं, उनके ऊपर भी ट्रैकिंग नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस सब में से कुछ भी आप बेच रहे हो और उसकी वजह से वैलिड ट्रैकिंग रेट में कुछ इशू आ रहा है, तो आपको वो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद उन ऑर्डर आईडीज को आपने चेक करना है कि कौन सी ऑर्डर आईडीज हैं, कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ऑर्डर आईडीज की वजह से ट्रैकिंग में इशू आ रहा है। फिर आप उसको लोकेट करोगे, अगर वो इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाए करती है, तो फिर आप अमेजोन को केस लॉग ओपन करके कहोगे, तो ऑटोमेटिक जो वीटीआर है वो आपका हेल्दी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो ये जो पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करती हूँ, और इसमें आप फोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा केस लॉग ओपन करके भी, केस लॉग ओपन करना मैं आपको वैसे बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक बिल्कुल टॉप पर, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे हेल्प का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। केस लॉग ओपन करना बता रही हूँ एक्टिव अकाउंट में। जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स होते हैं उसमें किसी और तरीके से होता है, उसमें सिर्फ आपको हेल्प चाहिए होती है, लेकिन ये एक्टिवेटेड है तो इस पर आपको किसी और तरीके से करना है। अब यहाँ पर आपने देखना है इन्वेंट्री लॉस, लिस्टिंग नॉट बायेबल, इसमें से किस चीज पर जो है वो आपका वो मतलब लाया करता है। इन्वेंट्री डैमेज, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये इसमें से कोई भी इशू लाए नहीं कर रहा हमारा। लिस्टिंग नॉट बायेबल, इन्वेंट्री लॉस्ट, ब्रांड अपडेट, आपने माई इशू इज नॉट लिस्टेड। अब यहाँ पर आप अपना इशू डिस्क्राइब करेंगे, जो भी ट्रैकिंग है, जो भी प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर आईडीज हैं, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपने सारी चीजें लिखनी है, लेकिन सेंसिटिव पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी। वो करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर ट्रैकिंग फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अमेजोन फिर वो कह रहा है कि कोई चीज यहाँ पर देख लें कि आपने सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर को कैसे कैंसिल करना है, ये क्या चीजें हैं। आप यहाँ पर माई इशू इज नॉट लिस्टेड पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप बताओगे कि अकाउंट रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो एसोसिएट से, लाइव चैट भी हो सकती है। इसके अलावा ये देखिए, चैट भी हो सकती है, फोन पे बात भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है। आपको जो चीज भी सही लगती है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से केस लॉग ओपन किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर मेल उन्हें कर देते हैं और उनके ईमेल का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे होते हो, तो फिर ये गो टू केस लॉग पर जाकर आपने अपना इशू, जो भी आपने जिसका केस लॉग ओपन किया होता है, वो केस लॉग का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, वो आप देख लेते हो। जैसे ये है, तो यहाँ पर ये आंसर्ड है, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जो है वो अमेजोन की टीम ने यहाँ पर दे दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल
ये कोई भी क्वेश्चन था तो अमेजोन ने फिर जो है वो उसके बारे में रिस्पॉन्स जो भी देना था वो यहाँ पर हमें इस तरह से दे देता है। तो ये तरीका कार है। अब आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, और इसके बाद फिर हम प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन जो है उसको डिस्कस करेंगे। जी, जो मैंने आपको मतलब वीटीआर के हमने जो पॉइंट्स वगैरह सारे डिस्कस किए हैं वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन जो है वो किस तरह से आती है, इसको कैसे हैंडल करना होता है। समटाइम ये एक्टिवेटेड अकाउंट में आती है और समटाइम ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट में आती है। तो आपको मैं इन दोनों केसेस के सिनेरियोज आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है, अगर ये एक्टिवेटेड अकाउंट में है तो इसको रिमूव करवाने से आपके अकाउंट की ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो बेहतर हो जाती है। जिससे ये 226 पॉइंट आ रहे हैं इस अकाउंट पर, तो ये हो सकता है 240 तक चले जाएं, क्योंकि अकाउंट हेल्थ की रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना अकाउंट जल्दी डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो इन सारे मैट्रिसेस को मतलब ओके करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कंडीशन कस्टमर कंप्लेन जो है, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता अकाउंट जो है, लेकिन अकाउंट की हेल्थ के पॉइंट्स या रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से इसको हैंडल करना, और अगर ये एफबीए कर रहे हैं तो इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट है उसमें कोई कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आई है तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको देखना कैसे है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी। अब जैसे ये मतलब एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आई हुई है, और एक जो लिस्टिंग है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रॉन्ग प्रोडक्ट आ रही है, और इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो अकाउंट हेल्थ पे देख लें कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसका लो इम्पैक्ट है अकाउंट पर, और अमेजोन कह रहे हैं कि उन्हें सबमिशन भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को ओपन करके देखेंगे कि ये है क्या और क्या कंप्लेन आ रही है। अब इसमें आप देखें यूजुअली जो करेक्ट कंडीशन है प्रोडक्ट की जब भी हम लिस्ट करते हैं, तो अगर करेक्ट कंडीशन होगी तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेट होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट जो है वो किसी भी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो उसकी वजह से कंडीशन कंप्लेन आती है। फॉर एग्जांपल एक टॉय की एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मर रोबोट है तो उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उसमें दो चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एक एक आर रोबोट है और एक ट्रेलर है उसके साथ। अब कस्टमर को जब प्रोडक्ट जा रही है तो उसमें सिर्फ रोबोट है, उसमें ट्रेलर नहीं है। तो लेट्स से ये कंडीशन की कंप्लेन है, ब्रांड भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सारा कुछ सेम है, लेकिन कंडीशन में प्रॉब्लम है। या अगर एक और एग्जांपल दूं, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो कि सॉल्व हुए हैं, जैसे अगर एक फ्राइंग पैन है, ठीक है, वो किसी भी ब्रांड का है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक वेल्डेड है और एक रिवेटेड है उसका हैंडल। अब अगर डिस्क्रिप्शन कह रही है कि वो वेल्डेड होना चाहिए और कस्टमर तक वो रिवेटेड गया हुआ है, तो वो फिर कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आएगी कि उसमें कंडीशन में प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट ब्रांड भी वही है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी ओरिजिनल है, लेकिन प्रोडक्ट में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सारी कंडीशंस हैं प्रोडक्ट की जो कि हम जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, कि प्रोडक्ट न्यू है या फिर यूज्ड है, यूज लाइक न्यू है, गुड है, क्या है, मतलब ये जो भी है वो हमें मतलब करनी चाहिए। अब ये अनएक्सेप्टेबल या प्रोहिबिटेड आइटम जितनी भी होती हैं, उसमें आइटम अगर क्लीन ना हो, आइटम अगर डैमेज हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या मैन्युफैक्चरर ने अम, कोई भी कॉपीराइट उसके अंदर या काउंटरफेट प्रोडक्ट या रेप्लिका अगर भेज दिया है, तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स में आती हैं। तो कंडीशन जो है उसकी कंप्लेन अगर आएगी तो वो कहाँ से चेक होगी। फॉर एग्जांपल ये दो एसआईएन्स हैं जिसमें कंडीशन में कस्टमर की कंप्लेन आई हुई है,
इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर पे आपने जाना है। अब वॉइस ऑफ कस्टमर में जब हम जाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉब्लम आई हुई है, इसके ASIN को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। मे भी इंटरनेट में इशू आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा, ओपन होते फिर आपको बताती हूँ। जी, अब जैसे ये रेटिंग्स आ रही हैं यहाँ पर कि 26 वेरी पुअर हैं, 1 पुअर है, 3 फेयर हैं, 3 गुड है, 164 एक्सीलेंट लिस्टिंग्स हैं। अब जो ASIN जिसमें प्रॉब्लम आई है वो मैंने कॉपी किया हुआ था, मैं इन्हें वो प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करनी है। अब देखें, ये वाली प्रोडक्ट है और इसमें आप देखो कि Amazon, हम ये प्रोडक्ट FBA कर रहे हैं। इसका नेगेटिव एक्सपीरियंस का जो रेट है वो 14.29% आ रहा है। टोटल 14 ऑर्डर्स हुए हैं अभी तक लिए हैं, और जिसमें से 2 ऑर्डर्स जो हैं उनकी कंप्लेन आई है कि ये लिस्टिंग। अब कंप्लेन क्या आई है वो भी हम देख सकते हैं, सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हम और इस प्रोडक्ट के बारे में जो 2 कंप्लेन्स आई हैं उसकी हम समरी देख लेंगे। मेक श्योर यू पैक द करेक्ट आइटम एज डिस्प्ले ऑन योर प्रोडक्ट पेज। इसके अलावा कलर इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग कलर। 2 ऑप्शन, 2 मतलब लोगों ने ऑर्डर किया है, 14 लोगों ने ऑर्डर किया जिसमें से 2 लोगों ने कहा है कि कलर रॉन्ग है, ठीक है, और दोनों ने यही कहा है कि ये वाला उनको रिसीव हुआ है, ठीक है। Did not meet expectation at all, will probably just throw away, don't waste your dollars, ठीक है। ये किसी ने नेगेटिव रिव्यू भी दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल इस वजह से नहीं है कि है उसी ब्रांड की, है भी ओरिजिनल, लेकिन जो चीज हम दिखा रहे हैं वो भेज नहीं रहे। अब इसमें 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं कि जहां से हमने प्रोडक्ट बाय की है, लेट से हमने प्रोडक्ट ही गलत और कलर की ऑर्डर कर दी, या फिर हमने सही की, हमें ब्रांड ने गलत भेजी, या जहां से भी हमने बाय की उन्होंने हमें गलत भेजी। हमने एज इट इज उसको प्रोडक्ट को उठाया और FBA कर दिया, हमने उसको क्रॉस चेक नहीं किया। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो उसमें रॉन्ग कंडीशन की कंप्लेन आ जाती है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसका भी हम देख लेते हैं कि इसका क्या इशू है। वॉइस ऑफ कस्टमर में जाएंगे दोबारा से, ASIN को सर्च कर लेंगे, ये प्रोडक्ट आ गई है, इसकी सी डिटेल्स करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस कंप्लेन को अगर हमने रिमूव करवाना है तो हमारे पास इनवॉइस लाजमी होनी चाहिए। अब टोटल ऑर्डर 23 है जिसमें से 15 ऑर्डर्स पे नेगेटिव एक्सपीरियंस आया है, ठीक है, जिसकी वजह से वेरी पुअर है लिस्टिंग। अब इसमें कंप्लेन हम देखेंगे, 13 लोग कह रहे हैं कि मेक श्योर यू पैक द करेक्ट आइटम। उसके बाद एक कंप्लेन आई है, योर प्रोडक्ट एक्यूरेटली शो विच पार्ट और एक्सेसरीज आर इंक्लूडेड एंड दैट ऑल आइटम मेंशन्ड आर इंक्लूडेड इन द पैकेज। इसका मतलब है समथिंग इज मिसिंग इन द पैकेज एज वेल। तो कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, कोई पार्ट ऐसा है। इसके बाद डैमेज आइटम, एक कंप्लेन इस तरह की आई है कि जो भी आइटम है वो डैमेज है। अब यहाँ पर देखें, ये एग्जैक्ट उनकी ऑर्डर आईडीज के मुताबिक लोगों के वो हैं, रिव्यूज हैं। आई वॉज सेंट इंस्टेड ऑफ हाइड्रेटिंग मॉइस्चर, आई रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ लोशन, ठीक है, आई वी सेंट इंस्टेड ऑफ लोशन, ठीक है। सब यही कह रहे हैं कि हमने लोशन ऑर्डर किया था और उनको एक्सफोइलेंट जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर भी देखें, हर एक का यही जो है वो
इशू है। सिर्फ ये बंदा कह रहा है कि उसे रिसीव नहीं हुआ, और बाकी सब जो है वो कह रहे हैं कि हमने लोशन ऑर्डर किया था और हमें जो है वो कुछ और चीज मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि हाइड्रेटिंग लोशन ही होना चाहिए था डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जहां से बाय की गई है उस प्रोडक्ट की इनवॉइस को हम देखेंगे अमेजोन को। अब हमने सबमिशन किस तरह से करवानी है इसकी, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबमिट अपील पर हमने क्लिक करना है। जी, अब जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हम, क्योंकि हम इसी प्रोडक्ट को जो है वो अभी लेट से बताने लगे हैं, तो व्हाट हैपेंस नाउ, योर ASIN इज स्टिल एक्टिव, हाउ टू रिमूव दिस वायलेशन फ्रॉम योर अकाउंट। हमें एक्नॉलेज करनी है स्टेटमेंट। I will identify the root cause driving the customer complaint and implement preventive steps to ensure that these issue does not occur in future। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी इन्वेंट्री चेक करनी होगी। अगर आपने FBA की हुई है तो आपको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके प्रोडक्ट को वापस वेयर हाउस में मंगवाना है इंस्पेक्शन के लिए। और अगर आप फर्दर उसको सेलिंग नहीं करना चाहते और सिर्फ वॉयलेशन को रिमूव करना चाहते हो, तो फिर आपको ये पॉइंट्स चेक करके प्रोडक्ट जो है वो वापस मंगवा लेनी है और लिस्टिंग क्लोज कर देनी है। यही सबसे बेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि अकाउंट इसकी वजह से डीएक्टिवेट करवाया जाए। तो आप इसको यहाँ पर चेक कर लोगे। उसके बाद आई विल इंश्योर दैट माई प्रोडक्ट आर एक्यूरेटली लिस्टिंग अगेंस्ट द करेक्ट ASIN एंड द डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट वेरिएशन सच एज साइज क्लियरली कम्युनिकेटेड ऑन डिटेल पेज। तो हम इसको इंश्योर करेंगे नेक्स्ट टाइम। I will have quality control processes set up to ensure product which vary by size, color। अब फ्यूचर में हम शिपिंग एरर, रॉन्ग प्रोडक्ट भेजने पर हम क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमें सब कुछ चेक करना है। Making this acknowledgement will remove this violation from my account health. I understand Amazon may still take it into account when considering futuring concern around my listing। अगर हम अभी इस वॉयलेशन को रिमूव करवा लेते हैं और हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर देते हैं सेलिंग करना, और अगर फ्यूचर में कोई भी इस लिस्टिंग के अराउंड कोई भी कंसर्न अगर क्रिएट होता है, तो अमेजोन आपकी पिछली एक्नॉलेजमेंट को भी रिमूव करके उसको भी एक वॉयलेशन कंसीडर करेगा। तो इसलिए सजेस्टेड ये होता है कि जिसमें प्रॉब्लम आ जाए उसको एक्नॉलेज करें, उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद उस प्रोडक्ट को फर्दर सेल आउट करना बंद कर दें ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना आए। उसके बाद आई एक्नॉलेज, आई हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एग्री द, ये करके सबमिट जस्ट आप करेंगे तो ये जो वॉयलेशन है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसके ASIN का रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है। जैसे अब यहाँ पर ये अगर अकाउंट है तो इसकी मैं मैनेज इन्वेंट्री में जाऊंगी। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर चले जाते हैं। एक मिनट, ख्याल से FB इन्वेंट्री है इसकी। रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट के ASIN को सर्च कर लें। ये प्रोडक्ट आ रही है। अब इसको देखें, कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। एक ही यूनिट है और वो लास्ट 90 डेज में शिप हो चुका है। अभी इसका करंट जो स्टॉक है वो 0 है, ऑलरेडी 0 है, ठीक है। लेकिन अगर 0 ना होता तो आप यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पर क्लिक करते। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस सिलेक्ट करते जिस पर आपने वो प्रोडक्ट रिटर्न करवानी है, और यहाँ पर क्वांटिटी जो भी अवेलेबल, क्योंकि अभी तो यूनिट्स 0 है ना, तो यहाँ पर जितने यूनिट्स होंगे वो सारे आपने यहाँ पर टाइप करके रिव्यू करना है और सबमिट करवा देना है। आपके अकाउंट से जो है वो शिपिंग के पैसे कटेंगे और आपने जो भी एड्रेस ये वाला दिया होगा इस एड्रेस पर वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न करने के बाद आपने लिस्टिंग को बंद कर देना है। लिस्टिंग को क्लोज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैनेज
ऑल इन्वेंट्री पर आपने क्लिक करना है। जी 1 मिनट दें। यहाँ पर क्लिक करके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। फिर जो ASIN आप क्लोज करना चाहते हो, जिसकी लिस्टिंग को फर्दर सेल आउट नहीं करना चाहते, उस लिस्टिंग को क्लोज कर दो। उस लिस्टिंग को यहाँ पर उसके ASIN को सर्च करो। जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इसको अगर आप फर्दर सेल नहीं करना चाहते, यहाँ पर क्लिक करो, एक्शन पर क्लिक करके इस लिस्टिंग को क्लोज कर दो। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो यस कंटिन्यू पर क्लिक करो, और ये विद इन 15 मिनट्स जो है वो ये लिस्टिंग, बल्कि यहाँ 24 आवर्स लिखा आ रहा है, 24 आवर्स में जो है ये लिस्टिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये अमेजोन को शो करोगे कि हमने इस प्रोडक्ट की फर्दर सेलिंग को बंद कर दिया है। तो ये चीज होती है, ये ऑटो रिमूवल ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इस पर भी आप सबमिट पर क्लिक करोगे जब, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको अमेजोन कहता है कि आपको अपील सबमिट करानी है। जैसे अब ये वाली है, तो इसमें कोई वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसमें वो कह रहा है आपको अपील सबमिट करवानी है। ठीक है, तो अपील सबमिशन के साथ आपको इनवॉइस भी सबमिट करानी होती है, और अगर आपने ब्रांड से प्रोडक्ट ली हुई है तो फिर आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी सबमिट कराना है। लेकिन अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो तो फिर आपके पास सिर्फ इनवॉइस होगी, तो अपील के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस लगानी है। अब आप पॉलिसी को एक्नॉलेज करो, वायलेशन को, नेक्स्ट पर क्लिक करो, और यहाँ पर अगर लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो अमेजोन कह रहा है कि एक इनवॉइस यहाँ पर अटैच करो, और प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस अंडर रिव्यू, और these document are required as a part of your appeal unless you are brand owner or manufacturer of these product। तो ऑब्वियसली हमें इनवॉइस यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब आपने ये देखना है कि प्राइमरी रूट कॉज क्या थी जिसकी वजह से रॉन्ग आइटम जो है वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आई। तो इनकरेक्ट आइटम थी सप्लायर से रिसीव हुई, या लेबल जो है उसका इनकरेक्ट हो गया, क्या इशू था। तो वो प्रोडक्ट आप जब वापस मंगवाओगे ना, तो उसकी इंस्पेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट में इशू क्या था। फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके साथ इनवॉइस लगानी है। फिर आप सबमिट कराओगे तो अकाउंट लिस्टिंग रीएक्टिवेट हो जाएगी। असल में हमारा जो मकसद है वो लिस्टिंग को रीएक्टिव करवा कर फिर उसको क्लोज कर देना है, ताकि जो वॉयलेशन है वो भी अकाउंट से रिमूव हो जाए, और अकाउंट पर जो है वो प्रॉब्लम भी ना आए फ्यूचर के लिए। तो ये चीज है। बाकी मैं इसकी, अगर कुछ केसेस में इस तरह के ऑप्शन नहीं भी दे रहा होता रूट कॉज को सिलेक्ट करने की, वो सिर्फ आपको यहाँ पर कह रहा होता है कि आप अपील सबमिट कराओ, तो अपील का भी एक सैंपल है जिसमें जस्ट आपको रूट कॉज लिखनी है। रूट कॉज लिखने के बाद जो प्रोडक्ट का डिटेल है, प्रोडक्ट की डिटेल, वो आप जो भी ASIN होगा उसको आप यहाँ पर सर्च कर लोगे। जैसे इसी SIN की बात करें तो ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये प्रोडक्ट की ये वाली जो डिटेल है ये सारी आपको कॉपी करके पेस्ट करनी होती है यहाँ से, और इसको कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आप बताओगे कि आपने परचेजिंग कहाँ से की, और इशू क्या था जिसकी वजह से अकाउंट पे कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आई, और फिर आप फ्यूचर में इस तरह के इशू को रोकने के लिए क्या करोगे। तो उसका एक मतलब जो हमने रीइंस्टेट करवाए हुए हैं उनकी अपील्स हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आप इनवॉइस सबमिट नहीं करवाएंगे तब तक आपकी सबमिशन या आपकी अपील जो है वो यूजलेस होगी। तो इस तरह के केसेस में आपको सबमिशन करवाने के लिए अपील भी जरूरी होती है। तो ये वॉयलेशन, ये वाली तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर मैंने आपको बता दिया कि आपको डिलीट करनी है और उसके बाद वो करना है।
और ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन सेकेंड वाली है, इसमें आपको अपील भी सबमिट करानी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी है अकाउंट पर। इसी वजह से अमेजोन कह रहा है कि इनवॉइस प्लस अपील, आप ये दोनों चीजें सबमिट कराओ, फिर अकाउंट से ये वायलेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। सो अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं ग्रुप में आपको शेयर करती हूँ इसकी अपील, और फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करें।